नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज सबसे अहम खबर के साथ करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपने गृह नगर खटीमा में देखा गया। जहां पर वे खटीमा पहुंचे, वहां उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय सूबेदार शेर सिंह धामी की 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत कंजा बाग तिराहे के पास 213 फीट ऊंचे तिरंगे के भूमि पूजन से हुई, जहां सीएम धामी ने विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। इसके बाद तिराई बीज विकास निगम मैदान में आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में उन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर के भी बड़ी बातें कही और साथ ही आपको बताते हुए चले कि प्रदेश के वीर जवानों और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने भावुक होते हुए कहा कि सैनिकों के बीच रहना उन्हें अपने पिताजी की याद दिलाता है। उन्होंने बताया कि उनकी मां विष्णा देवी की इच्छा थी कि इस पुण्यतिथि को ऐसे परिवारों के साथ मनाया जाए जो राष्ट्र सेवा में लगे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए विशेष योजनाओं की बात भी की और कहा कि उनकी सरकार सैनिक परिवारों के बीच जाती है, उनके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और संसाधन उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन भी मंच पर मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संचालन के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को जमीनी स्तर पर उतारने का काम चल रहा है और गंगोत्री यमुनोत्री धाम तक पहुंचने वाले मार्गों को देखकर स्नान घाटों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करना और विद्युत लाइनों को दुरुस्त किया जा रहा है। इसमें कार्य गंगनानी से झाला तक कटिंग और मरम्मत के साथ ही मंदिर आदि के सुरक्षात्मक कार्य शामिल है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने गंगोत्री धाम में चल रहे निर्माण कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि तीर्थ स्थल पर लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण और मरम्मत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इन कार्यों में स्नान घाटों का निर्माण, पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करना और विद्युत लाइनों की मरम्मत के साथ ही मंदिर के सुरक्षात्मक कार्य शामिल है। जिलाधिकारी ने कहा कि इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित बनाने के साथ ही श्रद्धालुओं को उच्च स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है। साथ ही गंगोत्री नेशनल हाईवे पर संकरी जगहों के चौड़ीकरण, सड़क मार्ग का डामरीकरण किया जा रहा है। वह स्थानीय निवासी सुरेश ने बताया कि बीते बरसात में गंगोत्री धाम स्नान घाटों का बड़ा नुकसान हुआ है। नमामि गंगे से बना सुंदर घाट को एक झटके में मां गंगा बहा ले गई, जो 16 करोड़ की लागत से बना था। तो नई दिल्ली में 11 से 13 अप्रैल तक आयोजित होने वाली चौथी खेलो मास्टर्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तराखंड की टीम ने दम दिखाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देकर उन्हें रवाना किया। इस प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसे कई खेलों का मुकाबला रहा। खिलाड़ियों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार की नई खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को हर वो सुविधा दी जा रही है जिसकी उन्हें जरूरत है। उन्होंने भरोसा जताया कि उत्तराखंड के खिलाड़ी देश भर में राज्य का नाम रोशन करेंगे। तो वही चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। 24 अप्रैल को चारधाम यात्रा से जुड़े सभी जिलों में मॉक ड्रिल कराई जाएगी। इस अभ्यास का उद्देश्य है यात्रा के दौरान किसी भी आपदा से निपटने की तैयारियों को परखना और कमियों को वक्त रहते दुरुस्त करना। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मिलकर इस मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने साफ किया है कि ये मॉक ड्रिल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सरकार की गंभीरता दिखाती है। राहत और बचाव दलों की त्वरित प्रतिक्रिया, समन्वय और जमीनी हालात को इस ड्रिल में खास तौर पर परखा जाएगा। हम लोग 24 तारीख को मॉक ड्रिल आयोजित कर रहे हैं चारधाम यात्रा के बारे में। इसके लिए हमको एनडीएमए का पूरा सहयोग मिल रहा है।
और इस मॉक ड्रिल में हम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबको शामिल करेंगे, सभी जिलाधिकारी रहेंगे, सभी एसपी एसएसपी रहेंगे और जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिनको चारधाम यात्रा मार्ग पे जो काम करते हैं सबको रख के हम अलग अलग जगह अलग अलग सीन क्रिएट करेंगे, अलग अलग समस्याएं पैदा करके देखेंगे कि उसका रिस्पांस किस तरह से रहता है, विभाग किस तरह से रिस्पांस करते हैं और किस तरह से कार्य करते हैं, कहाँ पे कमियां रह जाती हैं। तो जो कमियां होंगी उसके बारे में एक्सपर्ट्स हमारे सुझाव देंगे ताकि एक्चुअल में अगर कहीं समस्याएं पैदा होती हैं चारधाम यात्रा के दौरान तो उससे हम निपट सकें। और तो वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिक और यहाँ पर देखा जाए तो रीढ़ के तौर पर दिखती है, लेकिन कांग्रेस के लोग नहीं चाहते हैं कि सुलभ और अच्छे तरीके से चारधाम यात्रा का संचालन हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की डबल इंजन की सरकार श्रद्धालुओं के लिए बेहतर प्रयास कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि उत्तराखंड का नाम देश और दुनिया में बढ़े। मनवीर सिंह चौहान ने आगे कहा कि कांग्रेस हमेशा हर चीज पर सवाल खड़े करती रहती है। मनवीर सिंह चौहान ने यह भी कहा कि मेरा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से विनम्र आग्रह है कि वो अंधेरे में तीर ना मारे, यात्रा शुरू होने से पहले ही ऐसा कोई षड्यंत्र ना रचे जिससे पूरे देश और दुनिया में हमारी चारधाम यात्रा पर कोई प्रभाव पड़े। इसीलिए सभी से आग्रह है कि वो सकारात्मक रुख अपनाएं और सरकार को सकारात्मक रूप से सहयोग करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी चारधाम यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुलभ हो, सुरक्षित हो और हर व्यक्ति के लिए हर प्रकार की सुविधा उनको मिले, इसके लिए कृत संकल्पित है। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं चाहते हैं कि उत्तराखंड राज्य में जो हमारी चारधाम यात्रा है, जो हमारे उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी की रीढ़ है और जिससे उत्तराखंड राज्य का नाम देश और दुनिया में बढ़ रहा है, कि वो यात्रा अच्छी रहे, क्योंकि वो हमेशा हर चीज़ पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन मेरा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से विनम्र आग्रह है कि वो अंधेरे में तीर न मारें और यात्रा शुरू होने से पहले ही ऐसा कोई षड्यंत्र न रचें कि जिससे पूरे देश और दुनिया में। और वहीं ऋषिकेश में एम्स से निकट ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने फिर चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान पुलिस ने रेटा, साइलेंसर लगी और बिना नंबर की बुलेट सहित 2 वाहनों को कब्जे में लेकर सीज कर दिया, जबकि आधा दर्जन से अधिक वाहनों का चालान काटकर जुर्माना वसूल किया गया है। एम्स चौकी प्रभारी निखिलेश बिष्ट ने बताया कि शिवाजी नगर क्षेत्र से लगातार सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग रेश ड्राइविंग कर रहे हैं और ट्रैफिक नियमों का भी उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। कुछ युवक साइलेंसर को मॉडिफाई कर पटाखे फोड़ने वाली बुलेट चला रही है, जिससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले में चेकिंग की और ध्वनि प्रदूषण करने वाली रेटा साइलेंसर लगी बुलेट को पकड़ लिया। इसके अलावा एक अन्य बाइक को भी बिना दस्तावेजों के चलाते हुए पकड़ा और इन दोनों वाहनों को पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया, जबकि आधा दर्जन से अधिक अन्य वाहनों से चालान काट जुर्माना वसूला गया। और अब खबर ज्वालापुर से है, जहां धर्मनगरी हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। आबादी वाले इलाके में संचालित अवैध गैस रिफिलिंग केंद्र पर छापा मारा गया। इस छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में घरेलू गैस और कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जिनका उपयोग गैर कानूनी तरीके से रिफिलिंग के लिए किया जा रहा था। मिली जानकारी के मुताबिक विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि ज्वालापुर के घनी आबादी वाले क्षेत्र में अवैध रूप से सिलेंडरों की रिफिलिंग की जा रही है। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की, जिसमें दर्जनों सिलेंडर, पाइप, नोजल और अन्य उपकरण जब्त किए गए। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को तरफ से प्रतिक्रिया भी दी गई है।
उन्होंने कहा कि इस तरह की रिफिलिंग से भारी जानमाल का खतरा रहता है, क्योंकि रिहायशी क्षेत्रों में बिना किसी सुरक्षा उपकरण के गैस की रिफिलिंग करना कानूनन अपराध है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि इस तरह की अवैध गतिविधियों पर विभाग की नजर है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। ये छापेमारी स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग विभाग की इस तत्परता की सराहना कर रहे हैं। और अब खबर विकास नगर से है, जहां चकराता रोड रसूलपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचल डाला। इससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि युवक कालसी क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 108 से कॉल आया था कि रसूलपुर में जीवनगढ़ के पास में एक एक्सीडेंट हो गया बाइक से। तो हम मौके पे निकले, मौके पे पहुँचे, वहाँ पे देखा तो एक लड़का बेहोशी हालत में खून से लथपथ रोड पे पड़ा हुआ था। लोगों के द्वारा कि ये लड़का बाइक से जा रहा था, कालसी का रहने वाला बताया गया, देहू गाँव का। तो वहाँ पे पुलिस भी आई थी मौके पे। हमने पेशेंट को गाड़ी में लिया, CSC विकास नगर ले आए हम प्राथमिक उपचार के लिए। लेकिन यहाँ पे जब लेके आए CSC विकास नगर में, तो यहाँ पे डॉक्टर अखिलेश भगोड़ा जी ने बताया कि तो नंदा सुनंदा योजना के तहत जिलाधिकारी सवीन बंसल ने गरीब असहाय बालिकाओं को चेक वितरण कार्यक्रम के तहत चेक दिए। इसको लेकर बताया जा रहा है कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अब निर्धन असहाय अनाथ छात्राएं आगे की पढ़ाई आसानी से कर पाएंगी, जिसको लेकर जिलाधिकारी सवीन बंसल ने नंदा सुनंदा योजना की शुरुआत कर जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क स्नातक और कौशल शिक्षा में दाखिले के द्वार खोल दिए हैं। प्रशासन ने अभ्यर्थियों के चयन के लिए बहुविषयक समिति का गठन किया है। जनता दरबार और बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से चयन प्रक्रिया की जाएगी, जिससे योजना की पात्रता में असली हकदार शामिल हो सके। ये धनराशि डाली जाएगी। हर सप्ताह जरूरतमंद का चयन किया जाएगा। जिलाधिकारी सवीन बंसल ने गरीब अनाथ असहाय और विषम परिस्थितियों में पढ़ाई करने वाले और आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले और इस तरह की बेटियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस पर उन्होंने अपनी तरफ से प्रतिक्रिया भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम ऐसी बेटियों की मदद कर रहे हैं जो बेटियां कठिन परिस्थितियों में रहकर खुद और अपने परिवार को सशक्त बनाना चाहती है। नंदा योजना में कमजोर वर्ग की बालिकाओं के चयन के लिए जिला स्तर पर समिति गठन के साथ SOP तैयार की जा रही है। फैमिलीज में कई ऐसे हालात होते हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस उत्पन्न हो जाते हैं जिसमें इंडिविजुअल्स का, फैमिलीज का नियंत्रण नहीं होता। इट इज अ पार्ट ऑफ फेट और डेस्टिनी। पर ऐसे में चलते हुए एज ह्यूमन एज एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट ये हमारा दायित्व है कि जो ऐसी बालिकाएँ हैं जिनकी इकोनॉमिक हार्डशिप्स हैं या कुछ ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेस हो गए हैं फैमिलीज में, उसके चलते उनकी पढ़ाई ना हो। यहाँ पे ऑनरेबल CM बालिकाओं को और शिक्षा को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो उसी से प्रेरणा लेते हुए हमारे जनपद में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शुरू किया गया है, क्योंकि हमारी टीम का ये मानना है कि ऐसी जो सर्कमस्टेंसेस से इन्फेक्टेड बालिकाएँ हैं जिनको पढ़ाई छोड़नी पड़ गई बीच में, चाहे स्कूल की या कॉलेज की या पोस्ट ग्रेजुएशन की, रियलिटी में हमारे वास्तविक जीवन की नंदा सुनंदा देवियाँ यही बालिकाएँ हैं। और जैसे हम देवियों को पूछते हैं, तो इन बालिकाओं को यदि हम किसी भी तरह से सपोर्ट कर पाते हैं, कि उनकी एजुकेशन को हम रिज्यूम करवा पाते हैं, वही देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी अहम अपडेट आपके साथ साझा करते हुए चले। 11 अप्रैल से शुरू होगी कमर्शियल वाहनों की ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया। बड़ी जानकारी सामने निकल करके आ रही है। 11 अप्रैल से ऑनलाइन कर सकेंगे ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन। इसी के साथ जानकारी मिल रही है कि यात्रा पर जाने वाले वाहनों के लिए अनिवार्य होगा ग्रीन कार्ड। लोकल वाहनों का ग्रीन कार्ड 30 नवंबर तक रहेगा मान्य।
उसके बाद वह मान्य हो जाएगा। बाहरी राज्यों के वाहनों के लिए 15 दिन तक मान्य होगा कार्ड। सभी आरटीओ और एआरटीओ कार्यालय से ग्रीन कार्ड जारी किए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी सामने निकल करके आ रही है। आपको एक बार फिर बताते हुए चले, 11 अप्रैल से ऑनलाइन ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। यात्रा करने वाले वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य होगा। लोकल वाहनों का ग्रीन कार्ड 30 नवंबर तक मान्य रहेगा। बाहरी राज्यों के वाहनों के लिए 15 दिन तक मान्य होगा कार्ड। जानकारी मिल रही है कि आरटीओ और एआरटीओ कार्यालय से जारी किए जाएंगे ग्रीन कार्ड। 11 अप्रैल से कमर्शियल वाहनों में ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है हरिद्वार से। यह अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हरिद्वार से बड़ी खबर, दिल्ली हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। डिवाइडर से तेज रफ्तार कार टकराई। हादसे में कार के पड़खच्चे उड़े। हादसे में सहारनपुर निवासी युवक शगुन की मौत हुई है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रानीपुर झाल के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी एक बार फिर आपको बताते हुए चले, रानीपुर झाला के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। दिल्ली हाईवे पर भीषण सड़क हादसे की चपेट में कई लोग आए। डिवाइडर से तेज रफ्तार कार टकराई। जानकारी मिल रही है कि हादसे में कार के पड़खच्चे उड़ गए और वहीं दूसरी ओर इस हादसे में सहारनपुर निवासी युवक शगुन की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और एक और बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करते हुए चले, सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या घटती जा रही है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या घटती जा रही है। मामले में धामी सरकार जांच कराएगी। छात्र संख्या घटने की जांच 7 शिक्षा अधिकारी करेंगे। शिक्षा विभाग ने जांच समिति गठित कर दी है। एपीडी समग्र शिक्षा कुलदीप गैरोला की अध्यक्षता में गठित की गई है। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने समिति गठन के आदेश जारी कर दिए हैं। तो बड़ी जानकारी सामने निकल करके आ रही है। एक बार फिर आपको बताते हुए चले, सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार घटती जा रही है और ये एक बड़ी परेशानी के रूप में धामी सरकार के सामने है। धामी सरकार लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जांच बिठाने की तैयारी कर रही है और इसी बीच जानकारी आ रही है कि शिक्षा विभाग की तरफ से समिति का भी गठन किया गया है, जो इस पूरे मामले पर निगरानी रखेगी, पूरे मामले की जानकारी जुटाएगी कि आखिरकार क्या वजह है कि छात्रों की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। उन तमाम यहाँ पर जो है समाधान को लेकर के धामी सरकार अडिग दिखाई दे रही है। हर एक पहलू से जांच की जाएगी। तमाम तस्वीरें सामने आने के बाद कड़ी कार्रवाई के आदेश भी जारी किए गए हैं। जानकारी मिल रही है कि शिक्षा विभाग ने समिति का गठन कर दिया है। एपीडी समग्र शिक्षा कुलदीप गैरोला की अध्यक्षता में टीम गठित की गई है। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठाना ने समिति गठन के आदेश दिए। सरकारी स्कूलों के छात्रों की घटती संख्या को लेकर के प्रशासन का ये बड़ा एक्शन है, जहां पर धामी सरकार अब इसकी जांच को लेकर के अग्रसर है। बताया जा रहा है कि 7 शिक्षा अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करेंगे। और वहीं जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांव के स्थानीय सेब के काश्तकारों ने जोशीमठ के ब्लॉक सभागार में एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान गुस्साए सेब के काश्तकारों का कहना है कि सन 2023 और 2024 में सभी सेब के काश्तकारों ने अपने सेब की फसलों का बीमा पॉलिसी किया था और जिसका भुगतान अभी तक किसानों को नहीं दिया गया है। इसके चलते सारे किसान काफी दुखी हो चले हैं। दरअसल जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले दर्जनों गांव में सेब की पैदावार होती है, जिसको लेकर सेब के काश्तकार अपनी फसलों का हर साल समय समय पर हजारों रुपयों का बीमा पॉलिसी करते हैं और कई बार किसानों को इसका लाभ भी प्राप्त होता है। लेकिन इस बार सेब के काश्तकारों में काफी नाराजगी है। हालांकि कई सेब के काश्तकारों को सेब फसल बीमा पॉलिसी की धनराशि उपलब्ध हो चुकी है, लेकिन अभी भी
कई सेब के ऐसे काश्तकार हैं जिन्हें बीमा पॉलिसी का धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाया है। इससे गुस्साए सेब के काश्तकारों का कहना है कि यदि उन्हें जल्दी से ही फसल की बीमा पॉलिसी की धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाएगी तो वे सारे लोग आने वाले दिनों में एक और बड़ा आंदोलन करेंगे। और वहीं देहरादून में केदारनाथ हेली सेवा की 1 महीने की बुकिंग फुल हो चुकी है। जो 1 महीने के लिए टिकट बुकिंग स्लॉट खोला गया था, जो पहले ही दिन पूरे महीने की बुकिंग फुल हो गई है। इसमें 23,150 यात्रियों की टिकट बुक हो पाई है। हेली सेवाओं को लेकर आपको बता दें कि 9 एविएशन कंपनियां केदारनाथ हेली सेवा का संचालन कर रही है, जिसमें पवन हंस, आर्यन, थम्बी ट्रांस, भारत ग्लोबल, विक्ट्रा, हिमालयन हेली, कैस्ट्रल और एरो एयरक्राफ्ट शामिल है। और हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग IRCTC को सौंपी गई है, जिसमें पहले ही दिन 23 बताया जा रहा है कि 2300 के करीब यात्री जो है वो केदारनाथ हेली टिकट बुक करा रहे हैं। इसमें पूरी जानकारी जो सामने निकल करके आ रही है वो ये है कि 23,150 यात्री केदारनाथ हेली टिकट बुक करा चुके हैं। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।